आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन उससे पहले ही आज यानी कि 11 अगस्त को पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का ऐलान हो गया। बलोचों ने आज अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, पूरे बलोचिस्तान में मनाया, खुलेआम मनाया और पाकिस्तानी फौज कुछ नहीं कर पाई। बलोचों का झंडा, बलोचों का राष्ट्रगान और बलोचों का धुरंधर डांस आज इंटरनेट पर ट्रेंडिंग रहा। जनरल मुनीर बलोचिस्तान में जंग हार चुका है। बलोचों की जीत और मुनीर की करारी शिकस्त के सारे रंग इस रिपोर्ट में देखिए। 11 अगस्त बलोचिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। मुनीर की फौज से आजाद बलोचिस्तान। बलोचिस्तान से एक चिट्ठी जारी हुई है पूरी दुनिया के देशों के नाम। तारीख 11 अगस्त की है और चिट्ठी में पैगाम है आजादी का। जुलाई के महीने में ही बलोच बागियों ने ऐलान कर दिया था कि वो 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 11 अगस्त को बलोचों ने ये करके भी दिखा दिया। आजादी का मतलब ऐसी वैसी आजादी नहीं। बलोचिस्तान में बाकायदा सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी झंडे उतारे गए। बलोचिस्तान के झंडे फहराए गए। झंडे और आजाद बलोचिस्तान की जय जयकार भी हुई। विदेशों में जहां कहीं बलोच आबादी है, उन्होंने भी 11 अगस्त को आजादी का जश्न जोश के साथ मनाया। जब बलोचिस्तान स्वतंत्रता दिवस की तैयारी कर रहा था, तब पाकिस्तान और उसकी फौज क्या कर रही थी? मुनीर की फौज की हैसियत राजधानी क्वेटा के सिर्फ शहरी इलाकों तक रह गई है, लिहाजा क्वेटा में कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे बलोचिस्तान में मोबाइल फोन सिग्नल बंद कर दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया और बाजार भी बंद करवा दिए। अब बलोचों की तैयारी और पकड़ देखिए। ये क्वेटा को कराची से जोड़ने वाले हाईवे का पुल है, जो 11 अगस्त से 2 हफ्ते पहले ही बलोचों ने अपने कब्जे में कर लिया था और दिन दहाड़े जेसीबी लगाकर ये पुल ढहा दिया और पूरे इलाके को बाकी पाकिस्तान से काट दिया। (1947) में भारत के बंटवारे और पाकिस्तान बनने से पहले भी बलोचिस्तान का अस्तित्व था। तब ये इलाका कलात रियासत थी और 11 अगस्त को कलात ने आजादी का ऐलान करके खुद को अलग मुल्क घोषित कर लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने बलोचिस्तान को अलग मुल्क के तौर पर कबूल भी कर लिया था और बलोचिस्तान के किंग यानी खान ऑफ कलात के साथ समझौते भी किए। लेकिन एक साल के भीतर 27 मार्च 1948 को पाकिस्तानी फौजें बलोचिस्तान में घुस गईं और जबरन कब्जा कर लिया। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि 78 साल बाद उसी बलोचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और पुलिस के ठिकानों पर बलोच कब्जे पर कब्जा करते जा रहे हैं। सड़कों और हाईवे पर अपनी चेक पोस्ट बनाते जा रहे हैं और मजाल है कि कोई पाकिस्तानी यहाँ से गुजर कर अंदर आ जाए। पाकिस्तानी फौज दशकों से बलोच नौजवानों को अगवा करती रही है। आज भी जिन चंद इलाकों में उसका जोर चल रहा है, वहां वो यही कर रही है। आतंकवादी घोषित करके युवाओं को दिन दहाड़े उठाकर ले जाती है। हजारों बलोच माएं आज भी पाकिस्तान से अपने बेटों का पता पूछ रही हैं, लेकिन जवाब की बजाय इन्हें सिर्फ हिकारत मिलती है। पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों ने 11 अगस्त की नींव मजबूत की है। पाकिस्तान से दुश्मनी में गले तक डूबे बलोचिस्तान के कुछ जोशीले नौजवान भारत का झंडा भी लहरा रहे हैं। बलोचिस्तान से ऐसी तस्वीरें अक्सर आ जाती हैं। कुछ वक्त पहले छोटे बच्चों का बलोची झंडा और तिरंगा लहराने का विजुअल भी काफी वायरल हुआ था। पाकिस्तान इन्हीं तस्वीरों के बल पर बलोचिस्तान में अपनी काली करतूतों पर पर्दा डालने की फिराक में है। बलोचिस्तान के सुई इलाके में नेचुरल गैस का भंडार है, लेकिन ये सारी गैस पंजाब जाती है। बलोचिस्तान में ही रेकोडिक खदान है,
जिसमें सोने और तांबे का विशाल भंडार है, लेकिन इसका ठेका विदेशी कंपनियों के पास है। ग्वादर का समंदर मछलियों का भंडार है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे चीन को बेच दिया है। बलूचिस्तान की मुट्ठी भर मिट्टी भी बलोचों के काम नहीं आई। बलूचिस्तान की सारी दौलत पाकिस्तान और उसकी फौज खा गए। इसीलिए तो आज ये नौबत आई कि बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान ही कर दिया। अब पाकिस्तानी फौज की हालत देखिए। बलूचिस्तान के इलाकों में बख्तरबंद गाड़ियां लेकर घुसने वाले फौजी भी महफूज नहीं रहे। बलोचों ने महज पत्थरों से ऐसे दौड़ाया कि बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर भी मुनीर की फौज को भागना पड़ा। साल 2000 से लेकर अब तक 10,000 से ज्यादा बलोचों को गायब कर दिया गया है। सीधा इल्जाम आईएसआई पर है। बलोच नेता महरंग बलोच 2 महीने तक इस्लामाबाद में धरने पर रही, लेकिन शहबाज सरकार में कोई उनसे मिलने नहीं आया। आखिरकार महरंग को गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुना दी गई। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई में नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर किसी ने खून बहाया, हर किसी ने कुर्बानी दी। एक तरफ हथियार बंद संघर्ष चलता रहा तो दूसरी तरफ धरने, प्रदर्शन, अनशन, रैली जैसे तरीके भी अपनाए गए, लेकिन शांति की जुबान पाकिस्तान को कहां समझ आती है। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में ही पाकिस्तानी फौज की मौजूदगी बाकी रह गई है। वो भी जल्द खाली करके भागने के अलावा मुनीर के पास और कोई चारा नहीं बचा। उधर 13 अगस्त को पीओके भी बड़ा ऐलान करने वाला है। पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने का वक्त शुरू हो गया है। आज सरकार ने प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अगले फाइनेंशियल ईयर से रिजर्व बैंक 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट इशू करना शुरू कर देगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देशों के बाद भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां प्लास्टिक के नोट चलन में है। प्लास्टिक के नोट लॉन्च होने से क्या फायदा होगा, क्या इससे कुछ नुकसान भी है और क्या इससे नकली नोटों के कारोबार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। भारत की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। फाइनेंशियल मार्केट में पॉलीमर रिवॉल्यूशन की तारीख तय हो गई है। करीब $4 ट्रिलियन वाली दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अब करेंसी मार्केट में ऐसा बदलाव करने जा रही है जो उसे ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे डेवलप्ड कंट्रीज की कतार में खड़ा कर देगा, जो इकोनॉमी को नई रफ्तार, नई धार देगा। प्लास्टिक के क्रेडिट कार्ड्स के बाद अब भारत में प्लास्टिक के करेंसी नोट जारी करने का फैसला हो गया है। अगले साल से आपके हाथों में कागज के नोटों के साथ साथ प्लास्टिक की करेंसी भी होगी। सरकार ने प्लास्टिक करेंसी उतारने के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक को 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक के नोट छापने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। रिजर्व बैंक को दोनों ही डिनोमिनेशन के 100 करोड़ नोट छापने की हरी झंडी मिल गई है। सिक्योरिटी फीचर्स की अगर हम बात करें तो क्या ये जो कागज के नोट्स हैं उससे ज्यादा सिक्योर होगा? क्योंकि इस तरीके जो प्लास्टिक के नोट्स होंगे, जो पॉलीमर के नोट्स होंगे, उनके जैसा नोट बनाना जो है, जो गोरख धंधा इसका करते हैं काले नकली नोटों का, उनके लिए मुश्किल होने वाला है बहुत ज़्यादा। कि जो सिक्योरिटी फीचर्स हम इनेबल करते हैं जितने भी तरह के नोट्स में, वो अपेक्षाकृत इसमें जो है कठिन होंगे। अगर कोई डुप्लीकेट नोट बनाना चाहता है अपेक्षाकृत वो कागज़ के नोटों के, तो सिक्योरिटी फीचर के लिए ज़्यादा मोर एडवांस होंगे कागज़ के नोटों की अपेक्षा। तो सरकार का, जैसे मैंने बताया कि नकली नोटों पर लगाम लगाने के लिए भी सरकार इस नोट को प्रमोट कर रही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स होंगे और जो हम कागज़ के नोटों पर भी इनेबल नहीं कर पाए वो यहाँ पर हम इनेबल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले ही महीने प्लास्टिक के करेंसी नोट छापने के लिए 3.4 करोड़ पॉलीमर शीट्स के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया था।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल अप्रैल महीने से रिजर्व बैंक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और भारत के पहले प्लास्टिक नोट आपके हाथ में होंगे। This is still a pilot. We will test, check as to how they perform in the Indian conditions, climate and other infrastructure that we have put in place. And it's only thereafter that we will see if we need to further scale it up as it is or with changes. We are targeting that they are in circulation if everything goes as per plan in the beginning of the next financial year. आज जब भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट की ओर बढ़ रहा है तो प्लास्टिक के नोट हमारी इकोनॉमी में करेंसी की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में मदद करने वाले हैं। वैसे भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जो प्लास्टिक की करेंसी उतारने वाला है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में प्लास्टिक की करेंसी बाजार में उतारी थी। ऑस्ट्रेलिया ने 1996 से पूरी तरह प्लास्टिक के नोट लागू कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड ने भी प्लास्टिक के नोट बाजार में उतार दिए थे। आज दुनिया के कम से कम 15 देश ऐसे हैं जिन्होंने कागज के नोट पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं और प्लास्टिक की करेंसी लागू कर दी है। इसके अलावा कम से कम 45 देश ऐसे हैं जहां कागज के साथ साथ प्लास्टिक के नोट्स भी चलते हैं। भारत में कागज की करेंसी का चलन करीब 200 साल पुराना हो चुका है, पर पहले ये नोट इंग्लैंड से छपकर आते थे। 1928 में नासिक के प्रेस में करेंसी नोट भारत में छपने शुरू हुए थे। 98 बरस बाद अब भारत उन देशों की कतार में खड़ा होने जा रहा है जहां प्लास्टिक के नोट चलन में होंगे। प्लास्टिक के नोटों के कई फायदे हैं। प्लास्टिक के नोटों की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी ये जल्दी खराब नहीं होंगे, बारिश में भीगने से फटेंगे नहीं, ज्यादा इस्तेमाल से कटेंगे नहीं। इससे रिजर्व बैंक को बार बार नए नोट छापने की जरूरत नहीं होगी। रिजर्व बैंक को नोट छापने पर कम पैसे खर्च करने होंगे। नोटों के खराब होने से होने वाला नुकसान कम होगा। प्लास्टिक के नोटों की नकली कॉपी बनाना आसान नहीं होगा। एडवांस फीचर से लैस होने की वजह से प्लास्टिक के नोटों से नकली नोटों पर लगाम लगाई जा सकेगी। नोट खराब होने के बाद प्लास्टिक को रिसाइकल किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम होगा। So see, this polymer thing basically two purposes. One is that it enhances the durability in the life, especially this is relevant especially for your lower denomination notes where the velocity and therefore velocity is higher and so therefore the lifespan is lower. These notes have been in circulation for more than 30 years in various countries, and one finds that the life is much more 3 to 4 times the life of the paper substrate. And then it also expands our capacity as our needs grow. That is the second purpose, that it expands our capacity as the needs of the economy increase. So it's with these purposes that we have brought in. आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा प्लास्टिक के नोटों के जो फायदे गिना रहे हैं उनको कुछ आंकड़ों से समझिए। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2430 करोड़ नोट छापे थे। इनकी छपाई का खर्च लगभग 5000 करोड़ रुपए आया था। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने 3030 करोड़ नोट छापे और इन्हें छापने के लिए करीब 6500 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2810 करोड़ नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक ने 4875 करोड़ रुपए खर्च किए थे। चूंकि प्लास्टिक के नोट कागज के नोटों की तुलना में 4 से 5 गुना ज्यादा चलते हैं, खराब कम होते हैं, तो जाहिर है इनके चलन में आने से आरबीआई के नोट छापने की कॉस्ट कम होगी। इसके अलावा हर साल रिजर्व बैंक को नोट खराब होने से होने वाला लॉस भी कम होगा। यह कितने फायदे का सौदा है उसको ऐसे समझिए। रिजर्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 2124 करोड़ के खराब नोट नष्ट किए थे। वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई ने 2385 करोड़ के नोटों को डिस्ट्रॉय किया था, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में खराब होने की वजह से रिजर्व बैंक को 1702 करोड़ के नोट नष्ट करने पड़े थे।
चूँकि नोट जो होता है ना मल्टीपल हैंड्स में एक्सचेंज होता है मल्टीपल, तो इसमें बैक्टीरिया कैरियर की भी एक संभावना रहती है। जो कागज़ के नोट थे वो ज़्यादा साफ़ नहीं रहते थे, उसमें गंदगी जम जाती थी और बैक्टीरिया कैरियर का काम करते थे, वो उसकी संभावना इसमें काफ़ी कम है। और इसकी जो दूसरा जो नकली नोट बनाने की एक संभावना थी, तो कागज़ के नोट अपेक्षाकृत सस्ते पड़ते थे जो नकली नोट के कारोबार करते थे, ये थोड़े उनको महंगे पड़ेंगे। तो हम नकली नोट पे भी कारोबार लगाएंगे, उसकी जो है ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ाएंगे, बैक्टीरिया कैरियर को भी ख़त्म करेंगे। तो इन सब कारणों से सरकार ने सोचा, और चूँकि अन्य देशों में इसका प्रचलन पहले से था, तो सरकार ने सोचा कि इसको इंडिया में भी लॉन्च किया जाए। और बार बार नोट छापने की लागत की जगह जो है, जैसे अगर हम ये नोट चलाते हैं तो ये इसकी लाइफ 3 गुना है कागज़ के नोट के। तो कागज़ के नोटों का 3 बार का प्रिंटिंग कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट आप देखेंगे तो उस कंपैरिजन में तो इसकी फर्स्ट टाइम कॉस्ट जो है वो सस्ती पड़ती है अगर उसके 3 टाइम के कॉस्ट को ऐड करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे, और चूँकि दुनिया में प्रचलन में है और हमारे देश में प्रचलन में नहीं था, तो सरकार ने सोचा कि नहीं इसको स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायल के तौर पर उन्होंने 10 और 20 के नोटों को एक बोला है कि हम एक बार मार्केट में डाल के चेक करेंगे कि इसका क्या रिस्पॉन्स है। हालांकि सक्सेस ही होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा में सक्सेस ही है, तो यहाँ भी सक्सेस ही होगा। सरकार ने फिलहाल सिर्फ 10 और 20 रुपए के नोट को प्रयोग के तौर पर प्लास्टिक से बनाने का फैसला किया है। पब्लिक के बीच इस पहल पर मिलीजुली राय है। कुछ लोगों को लगता है कि प्लास्टिक के नोट फायदेमंद होंगे, वहीं कुछ का मानना यह है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ने की वजह से प्लास्टिक के नोटों का कोई खास महत्व तो नहीं रह गया है। ज्यादा जागरूक लोगों को लगता है कि प्लास्टिक के नोट एनवायरनमेंट के लिए फायदे का सौदा होंगे। अगर रिसाइकल बेस से बना रहे हैं अगर प्लास्टिक के नोट तो बेटर रहेगा। और उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें फोर्जरी ना हो, मतलब 4 फीटर नोट ना निकले मार्केट में, कोई बना ना पाए, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज तो फिर चल ही रहे नोट, तो क्या दिक्कत है। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है कि ढंग से अगर करते हैं इस चीज़ को, जो मैंने बताया जो पॉइंट्स हैं 2-4 ये सोचें तो बढ़िया है, अदरवाइज तो फिर पता नहीं इसको। तो मेरा सोचना ये है कि बेनिफिशियल तो रहेंगे एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमारे नोट अभी चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तो बेनिफिशियल रहेंगे। क्योंकि पहले नोट्स पेपर नोट्स हैं, वो फट जाते हैं, गल जाते हैं और रीयूज़ नहीं हो पाते। बट ये है कि प्लास्टिक नोट, जैसे अब्रॉड में भी प्लास्टिक नोट्स ही मोस्टली यूज़ होते हैं, तो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। आजकल तो जेब में 1 रुपये नहीं होता है, यूपीआई पे ही डिपेंडेंसी है सब कुछ। लेकिन अब आरबीआई की गाइडलाइंस की अप्रैल से 10 और 20 के नोट आएंगे। एज अ बैंकर आपका क्या सोचना है आम आदमी की जिंदगी में? अगर प्राकृतिक फॉर्म से देखा जाए तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट सबके अपने अपने हैं। हम टियर 1 के हिसाब से अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है। लेकिन अगर टियर 3 में जाएं, क्योंकि मैं तो लोन्स ही करता हूँ, मेरे को मालूम है, तो टियर 3 में अभी भी लोगों में बहुत वो दिक्कतें हैं जो ऑनलाइन और वो उन सब चीज़ों में अटके नहीं हैं। तो अपने अपने वो हैं, कंसिक्वेंसेज हैं। हालांकि सरकार ने 10 और 20 के नोट को ही सबसे पहले प्लास्टिक में बनाने का फैसला क्यों किया, उसके पीछे एक बड़ी वजह है। 10, 20 और 50 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहते हैं। देश में इस समय जितने नोट चलन में हैं, उनमें से करीब 32% यही नोट हैं। कम वैल्यू होने की वजह से इनके इस्तेमाल का वॉल्यूम अधिक होता है और यही नोट ज्यादा खराब भी होते हैं। इसीलिए सरकार ने इन नोटों के प्लास्टिक अवतार उतारने का फैसला किया है। जानकारों का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देश जहां पूरी तरह से प्लास्टिक की करेंसी है, वहां पर भी कम डिनोमिनेशन वाले नोट ही ज्यादा चलन में है। अगर सरकार इन देशों की तर्ज पर प्लास्टिक के नोट बाजार में उतारने जा रही है, तो उसको नोटों की वैल्यू का भी ध्यान रखना होगा। भारत ने 10 और 20 का फिलहाल फैसला लिया है कि 10 और 20 के डिनोमिनेशन में प्लास्टिक नोट्स लाए जाएंगे, तो कमोबेश वही सोच है, क्योंकि यहाँ पे भी 10 और 20 रुपए में काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सक्सेस तो होना चाहिए, लेकिन महंगाई कम होगी तो ज़्यादा सक्सेस होगा। अगर आपको 10 रुपये में कुछ मिल सकता तो ही आप 10 रुपये अपनी पर्स में रखेंगे। अगर आपको 10 रुपये 20 रुपये में कुछ नहीं मिल सकता तो अपनी पर्स में क्यों रखेंगे। तो अगर सरकार की इच्छा है महंगाई कम करने के लिए और वो 10 और 20 के नोटों को चाहती है कि मार्केट में लोग इसका प्रयोग करें, तो ये दोनों एक ही साथ होगा। महंगाई कम हो, 10 और 20 रुपये में हमें खरीदने लायक चीज़ें मिलें, तो ये ज़्यादा सक्सेस होगा। जाइए आप वहाँ यूके में जाइए तो 1 रुपये जैसे एक वहाँ पाउंड बोलते हैं, तो 100 रुपीज़ के ऑलमोस्ट 110 इसके बराबर है। तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब 1 डिनोमिनेशन में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भी प्लास्टिक नोट, छोटे छोटे नोट की बात कर रहा हूँ, प्लास्टिक 100, 200, 500 की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी प्लास्टिक के नोट है और छोटे डिनोमिनेशन में हैं, लेकिन उनकी वैल्यू करस्पॉन्डिंग कमोडिटी के अगेंस्ट ज़्यादा है, मतलब उस पैसे से आप कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं।
देश के महानगरों को छोड़ दें तो अभी भी देश के बड़े हिस्से में लोगों के लिए करेंसी का इस्तेमाल ज्यादा आसान है, जहां पर यूपीआई की सुविधा नहीं है या फिर जो लोग डिजिटल पेमेंट को अवॉइड करना चाहते हैं उनके लिए प्लास्टिक की करेंसी एक बेटर ऑप्शन होगी, क्योंकि इसके नोट ज्यादा टिकाऊ होंगे। लेकिन इससे एनवायरनमेंट को होने वाले नुकसान के भी सवाल हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अभी जो नोट चलते हैं वो कागज के होते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी जो करेंसी बाजार में है वो कॉटन रैग से बनती है। मौजूदा नोट जल्दी खराब होते हैं, इसीलिए रिजर्व बैंक ने 2013 में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट से कहा कि वो कॉटन पर आधारित करेंसी नोट और प्लास्टिक के नोटों से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की स्टडी करे। उस स्टडी में पता चला कि कॉटन बेस्ड की जगह पॉलीमर करेंसी से पर्यावरण को नुकसान कम होगा, क्योंकि पॉलीमर से बने नोट रिसाइकिल करके घरेलू इस्तेमाल के दूसरे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। लेकिन युवा पीढ़ी को यह लगता है कि प्लास्टिक के नोट बाजार में आए तो ये एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। इट डिपेंड करता है। मैं कॉलेज में हूँ, मैं हूँ उत्तर प्रदेश से, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश में जाती हूँ तो वहाँ पे मोस्टली यूपीआई पेमेंट्स अभी उतनी आई नहीं है। आप वेंडर्स देख लो या स्ट्रीट शॉप्स देख लो, तो वहाँ पे इतना अवेलेबल नहीं है यूपीआई ट्रांजैक्शंस, तो मैं कैश का यूज़ करती हूँ। आई थिंक अभी तो कागज़ का नोट ही बेटर रहेगा, बट अगेन अगर ये हिट एंड ट्रायल मेथड के हिसाब से चल रहा है कि अगर हम गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर तो ठीक है, इट कैन बी कंसीडर्ड, बट अगेन दैट डिपेंड्स कि हम कौन सा प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम चीज़ें वेस्टर्न से ले रहे हैं तो हमें फर्स्टली ये समझना होगा कि क्या वो चीज़ें वहाँ पे काम कर रही हैं, तब हम उसे अपने देश में इम्प्लीमेंट करें, अपने देश में लाएं उस चीज़ को। मैं कैश भी यूज़ करता हूँ और कभी कभी मैं एज ए स्टूडेंट हूँ तो मैं यूपीआई का भी यूज़ करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ माई मनी बैंक अकाउंट में है। आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज जो आप कैश यूज़ करते हो पेपर वाला, कई बार वो फट जाते हैं, वो बदलने में काफ़ी दिक्कत होती है। ऑन अ स्मॉल स्केल इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बट आई हैव टू से वेयर इट गोस इन द। हमें मतलब प्लास्टिक के नोटों का यूज़ करना चाहिए, वो हमारे लिए बेटर ज़्यादा है क्योंकि वो इको फ्रेंडली होते हैं, इसलिए। वैसे प्लास्टिक करेंसी को लेकर चिंता सिर्फ पर्यावरण की नहीं, सवाल दूसरे भी हैं, क्योंकि भारत प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए पॉलीमर को दूसरे देशों से मंगाएगा, इसलिए इससे भारत की इकोनॉमी सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए रिजर्व बैंक ने प्लास्टिक करेंसी के लिए पॉलीमर का जो ग्लोबल टेंडर निकाला है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सप्लायर का पाकिस्तान या चीन में कोई कारोबार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो भारत के साथ उसके ट्रेड का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पॉलीमर सप्लाई करने वाली कंपनी इन देशों से कोई कच्चा माल नहीं लेगी, और अगर टेंडर जीतने वाली कंपनी का कोई कर्मचारी पाकिस्तान या चीन में काम कर चुका है, उसको भारत में काम करने या भारत से जुड़ी सप्लाई को हैंडल करने की परमिशन नहीं होगी। इन शर्तों की जरूरत इसलिए है क्योंकि भारत के दुश्मन देश हमारे यहाँ नकली नोटों की सप्लाई करके इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लास्टिक के नोटों से नकली करेंसी के कारोबार पर भी रोक लगेगी। ये एक सिक्योर्ड करेंसी होगी जो कि सेफ रहेगी। दूसरा, काउंटरफिट नहीं कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये पॉलीमर से बनेगा और उसमें सिक्योरिटी फीचर्स बहुत अच्छे डाले जा सकते हैं। जाहिर है कि 1861 में सेंट्रलाइज्ड नेशनल करेंसी से भारत में शुरू हुआ नोटों का ये सफर अब एक अहम मकाम पर पहुंच गया है। अप्रैल 2027 से जब प्लास्टिक के नोट पब्लिक के हाथ में आएंगे तो एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी, लेकिन मामला सेंसिटिव है, देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए सरकार ने अभी इसे प्रयोग के तौर पर शुरू किया है। प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही अगला स्टेप उठाया जाएगा। जंग के बीच ईरान और अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले महीने ट्रंप टर्की की राजधानी अंकारा में नाटो समिट में शामिल हुए थे, लेकिन ईरान के डर से ट्रंप को दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरफोर्स 1 छोड़कर भागना पड़ा। ट्रंप फूड ट्रक से कैसे टर्की से निकले, ट्रंप के प्लेन बदलने का क्या है राज, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की धमकी के बीच कैसे तुर्की से भागे थे ट्रंप? अंकारा से क्यों सीक्रेट फ्लाइट से निकाले गए अमेरिकी राष्ट्रपति?
कैटरिंग ट्रक में छिपकर ट्रंप ने क्यों बदला था विमान? क्या तुर्की में ट्रंप पर हमले की हो चुकी थी तैयारी? अमेरिकी इंटेलिजेंस ने मुस्तैदी नहीं दिखाई होती तो क्या होता? ईरान और अमेरिका के बीच 165 दिनों से भीषण युद्ध चल रहा है। दोनों ही देश किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। खास तौर पर ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के मारे जाने के बाद किसी भी हाल में खून का बदला खून से लेना चाहता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वैसे तो जब डोनाल्ड ट्रंप जुलाई के महीने में तुर्की गए हुए थे तो उनके प्लेन बदलने वाली घटना ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके पीछे एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट था। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया है तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते समय ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से निकलना पड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक तौर पर जिस एयरफोर्स वन में सवार होते हुए दिखे थे वो डेकॉय यानी एक नकली एयरफोर्स वन प्लेन था। तुर्की से ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि ईरान से मिल रही धमकियों का खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। ऐसे में एक छोटे मिलिट्री प्लेन में उन्हें ले जाया गया था। पूरा सिक्योरिटी प्लान इतना सीक्रेट था कि व्हाइट हाउस के कर्मचारी भी इससे अनजान थे। यह बेहद टॉप सिक्योरिटी लेवल पर की गई प्लानिंग थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप पर यह खतरा कोई छोटा मोटा नहीं था। अंकारा में 8 जुलाई को यह ऑपरेशन हुआ था जब ईरान के साथ अमेरिका का तनाव बढ़ रहा था। ट्रंप सबसे पहले अंकारा में कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स वन में सवार हुए। इसके बाद उन्हें चुपचाप एयरपोर्ट के कैटरिंग ट्रक में ले जाया गया जो उन्हें छोटे C-32A विमान तक ले गया। इसके बाद C-32A विमान ट्रंप को लेकर ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ। पत्रकारों और अन्य कर्मचारियों को ले जा रहा पुराना एयरफोर्स वन विमान कुछ मिनट बाद वहां पहुंचा। यह इंतजाम इसलिए किया गया ताकि ऐसा लगे कि ट्रंप बड़े विमान में ही सवार हैं। यूं तो एयरफोर्स वन तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे सुरक्षित विमानों में से एक है, लेकिन यह काफी बड़ा और आसानी से पहचाने जाने वाला भी विमान है। ईरान से मिले गंभीर खतरे को देखते हुए सुरक्षा अधिकारियों का मानना था कि इतने पॉपुलर प्लेन में राष्ट्रपति को बिठाना उन्हें सीधे निशाने पर रखने जैसा था। इसके उलट एक छोटे प्लेन में सफर करना कहीं अधिक सुरक्षित माना गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी थी कि ईरान सीधे राष्ट्रपति ट्रंप या वो जिस भी विमान में सफर कर रहे हैं उस पर हमला करने के फिराक में था। यह खतरा कतर की ओर से गिफ्ट में दिए गए विशेष जेट तक सीमित नहीं था, बल्कि ट्रंप जिस भी विमान में सवार होते उस पर हमले की गंभीर आशंका थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान से कई बार हत्या की सीधी धमकियां मिल चुकी हैं। खासकर सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद से ईरान बदला लेने की योजना बना रहा था। मार्च 2026 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया कि ट्रंप की हत्या की योजना बनाने वाले ईरानी कमांडर को अमेरिकी हमले में मार दिया गया। इसी दौरान ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप को सावधान रहने और खत्म होने के लिए तैयार रहने जैसी धमकियां जारी की। जुलाई 2026 में इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिका को अलर्ट भेजा कि ईरान ने ट्रंप की हत्या के लिए एक बिल्कुल नया और बेहद गंभीर प्लान तैयार किया है। खतरे के बीच ईरानी अखबारों ने ट्रंप की तस्वीरें छापकर अचानक मौत के लिए तैयार रहो की हेडलाइन जारी की। खुद ट्रंप ने बाद में वॉशिंगटन लौटते समय माना था कि वो ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 है, उन पर लगातार हमले का खतरा बना हुआ है। इसी वजह से सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित निकालने के लिए एक छलावे और भटकावे वाली रणनीति के तहत इस गुप्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। Every single one of their lists
And so far, I guess I've been a little bit lucky, but that maybe doesn't last very long because that's the way it goes. But we have great people, but these are evil, sick people, and we have to rid their cancer. Their cancer. And you know what you do? You got to cut out cancer early. Man, that's the way I feel. ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ना तो ठीक से डील हो रही है और ना ही इस जंग का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है। दोनों ही ओर से मिसाइलें और ड्रोन्स की बारिश हो रही है, बारूदी बवंडर उठ रहे हैं। अमेरिका ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर बम बरसा रहा है, अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन बेस को तबाह कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान अमेरिकी मिलिट्री बेस को निशाना बना रहा है। कुवैत, कतर और बहरीन में यूएस एयरबेस पर ड्रोन दाग रहा है। डील को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। बातचीत के बीच अब बात पैसों पर आकर रुक गई है। ईरान 5 महीने के युद्ध में हुए अरबों के नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है, तो अमेरिका ईरान को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 साल के दौरान हुए नुकसान के लिए ईरान से मुआवजे की मांग की है। They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. Whether you go SS Cole or whether you go all of the people that were so badly hurt, so badly wounded or killed, many thousands of people, and maybe damages for the 52,000 protesters over the last 4 months that were killed in Iran. We think their family should get damages for killing their person or their child or mother, father that were protesting. It's at least, it was 52,000 a month and a half ago. So now what is it? So if there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages. 5 महीने के जंग के दौरान ईरान को करीब 23 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अमेरिकी और इजरायली हमलों में 50 से ज्यादा मिलिट्री बेस तबाह हो गए, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और 150 से ज्यादा नेवल शिप्स डैमेज हो गए। युद्ध के दौरान भारी तबाही के बावजूद ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने साफ साफ कहा है कि जब तक अमेरिका की दादागिरी जारी रहेगी, डील नहीं हो सकती। जब तक ईरानी पोर्ट पर अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी रहेगी, हॉर्मुज सुरक्षित वाटरवे नहीं हो सकता। जब तक उस पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए नहीं जाते, अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो सकती। युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने 2 शब्द लिखे थे, अनकंडीशनल सरेंडर। वो हमसे यही चाहते थे और वही दुश्मन करीब 20 दिनों के बाद बातचीत के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कूटनीति के मामले में भी ईरान ने दिखा दिया कि वह अपने अधिकारों की रक्षा करना बखूबी जानता है। मैंने कई अधिकारियों से ठीक यही शब्द सुने हैं, आपने युद्ध और कूटनीति दोनों में जीत हासिल की। डील से पहले ईरान अपनी शर्तों को अमेरिका से मनवाना चाहता है, तो ट्रंप ने इसे ईरान के लिए आखिरी मौका बताया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार ईरान ने समझौता नहीं किया तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। We have that ability if we want to do that. Yeah, you'll find it. ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का सबसे बड़ा केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना हुआ है। दुनिया के लिए ये बेहद अहम समुद्री मार्ग है, क्योंकि इसी रास्ते से बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आवाजाही होती है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका के सामने कई शर्तें रखी हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका ईरानी पोर्ट से नाकेबंदी खत्म करे, महीनों तक चली लड़ाई से हुए नुकसान का मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध हटाए और ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करे। ईरान ने 2 टूक कहा है कि जब तक अमेरिका इन शर्तों को स्वीकार नहीं करता, तब तक हॉर्मुज को खोलने का रास्ता साफ नहीं होगा। जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नेवी की ब्लॉकेड जारी रहेगी, तब तक यूएन जनरल असेंबली के प्रस्ताव के तहत इस तरह की नौसैनिक नाकेबंदी को आक्रामकता की कार्रवाई माना जाएगा। जब तक अमेरिका के वायलेशन जारी रहेंगे, तब तक ऐसी स्थितियां नहीं बन पाएंगी जिनसे ये कहा जा सके कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक सुरक्षित वाटरवे बन गया है।